नमस्कार। हिंदी के स्वरों में एक बहुत ही दिलचस्प बात छिपी हुई है और ये उनके दिखने के बारे में नहीं बल्कि उनको बोलने में कितना वक्त लगता है उसके बारे में है। आज हम इसी छोटे से लेकिन बहुत जरूरी नियम को समझने वाले हैं जो हिंदी के सुर और ताल को एक बिल्कुल ही नया मतलब दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हिंदी में स्वर होते क्या हैं। फिर हम समय के माप यानी मात्रा के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद हम स्वरों के 3 अलग अलग प्रकारों को देखेंगे और आखिर में इन सबको एक साथ रखकर कंपेयर करेंगे। देखिए, हिंदी स्वरों का सारा राज बस इसी एक बात में छुपा है। उन्हें उनकी मात्रा, मतलब कि उन्हें बोलने में कितना समय लगता है, उसके आधार पर 3 हिस्सों में बांटा गया है: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। बस यही वो फंडा है जिसे हम आज अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। आखिर ये हिंदी स्वर हैं क्या? हिंदी में वाउल्स को हम स्वर कहते हैं और ये किसी भी शब्द की आवाज के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होते हैं। लेकिन इनकी असली पहचान सिर्फ इनके होने से नहीं, बल्कि इनको बोलने में लगने वाले समय से होती है। और यही समय का माप हमें हमारे सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर ले आता है। स्वरों को पहचानने का असली तरीका ये नहीं कि वो दिखते कैसे हैं, बल्कि ये है कि उन्हें बोलने में देर कितनी लगती है। और इस समय को नापने की जो यूनिट है उसे कहते हैं मात्रा, जो कि हिंदी की लय और ताल का आधार है। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये जो समय की इकाई है ना, इसी को मात्रा कहते हैं। इसे एक पैमाने की तरह समझिए, या एक म्यूजिकल बीट की तरह, जिससे हिंदी के हर स्वर को नापा जाता है। तो याद रखने वाली बात यह है कि स्वरों का सारा खेल मात्रा का ही है। और पता है, इसी एक मात्रा के पैमाने पर सारे के सारे स्वरों को सिर्फ 3 आसान सी कैटेगरीज में बांट दिया गया है। जी हाँ, सिर्फ 3। तो चलिए अब इन तीनों से मुलाकात करते हैं। ये हैं ह्रस्व यानी छोटे स्वर, दीर्घ यानी लंबे स्वर और प्लुत यानी बहुत लंबे स्वर। तो हमारी पहली कैटेगरी है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब ही होता है छोटा, और इनको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि इन्हें बोलने में सबसे कम टाइम लगता है, मतलब सिर्फ एक मात्रा या एक बीट। हिंदी में ये 4 ह्रस्व स्वर हैं: अ, इ, उ, रि। सुनिए कितनी जल्दी बोल दिया है ना। इनके उच्चारण में कोई खिंचाव नहीं है, बिल्कुल तेज और छोटा। अब आती है दूसरी कैटेगरी, दीर्घ स्वर। जैसा नाम वैसा काम। दीर्घ का मतलब ही है लंबा। ये ह्रस्व स्वरों से बिल्कुल उल्टे हैं। इन्हें बोलने में 2 गुना समय लगता है, यानी कि 2 मात्राएं या 2 बीट्स। और ये हैं पूरे 7: आ, ई, उ, ए, ओ, औ। महसूस हुआ? इनकी आवाज में एक ठहराव है, एक खिंचाव है, जो ह्रस्व स्वरों में नहीं था। यही छोटा सा अंतर शब्दों के मतलब तक बदल सकता है। और यहाँ देखिए, दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। ह्रस्व मतलब कम समय, और ये गिनती में 4 हैं। दीर्घ मतलब ज्यादा समय, और ये गिनती में 7 हैं। एकदम सीधा सा हिसाब है। और अब आते हैं हमारी तीसरी और सबसे दिलचस्प कैटेगरी पर, प्लुत स्वर। इन्हें बहुत लंबे स्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्हें बोलने में ह्रस्व और दीर्घ दोनों से भी ज्यादा समय लगता है, यानी 3 या उससे भी ज्यादा मात्राएं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण मिलता है ओम शब्द के उच्चारण में। वो जो ओ की ध्वनि को लंबा खींचा जाता है ना, बस वही प्लुत स्वर है। ये अक्सर तब इस्तेमाल होता है जब किसी को दूर से आवाज लगानी हो, जैसे राम, या फिर मंत्रों और संगीत में, जहां आवाज में एक ड्रामा लाना होता है। तो ठीक है, हमने तीनों प्रकारों को समझ लिया है। अब चलिए एक आखिरी बार इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि ये पूरी बात दिमाग में एकदम पक्की हो जाए। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी एक ही जगह पर बता देती है। ह्रस्व यानी सबसे कम समय, 1 मात्रा, और इसके उदाहरण हैं अ, ई, उ, रि। दीर्घ यानी ज्यादा समय, 2 मात्राएं, जैसे आ, ई, उ। और आखिर में प्लुत यानी सबसे ज्यादा समय, 3 या उससे भी ज्यादा मात्राएं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है ओम। तो आखिर में एक सवाल। अब जब ये पता चल गया है कि स्वरों का सारा राज उन्हें बोलने में लगने वाले समय में है, तो ये जानकारी किसी के लिए हिंदी बोलने और समझने के तरीके को कैसे बदल सकती है? ये सोचने वाली बात है ना?